नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद आज राज्यसभा में भी इस पर चर्चा जारी है। पूरी उम्मीद है वहां से भी पारित हो जाएगा ये विधेयक। तो इस पर बात करेंगे, अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। और साथ ही आज की जो खास चर्चा होनी है वो इसी बिल से संबंधित चर्चा है कि इस बिल को तमाम पार्टियां समर्थन तो दे रही हैं, लेकिन किंतु परंतु भी लगा रही हैं। और कुछ पार्टियां इसमें वो जातीय फॉर्मूला ढूंढ रही हैं, जो जातीय फॉर्मूले पर वो राजनीति करती रही हैं, उसी फॉर्मूलों की तलाश रही हैं। तो ये जो दुविधा है, एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ किंतु परंतु भी, इसी पर करेंगे आज की खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कनाडा में एक और खालिस्तान समर्थक की हत्या हो गई है गैंग वॉर में। तो उसके बाद से जो भारत और कनाडा के संबंध हैं उसमें कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए हैं। भारत सरकार ने वीजा स्थगित कर दी है और इधर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है पंजाब पुलिस और एनआईए अपराधियों पर। और इसके बाद एक अच्छी खबर और चर्चा करेंगे, वो ये कि ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में 108 फुट ऊंची प्रतिमा उस आदि शंकराचार्य की जिन्होंने भारतवर्ष में सनातन को एक किया था, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21वीं सदी को बताया महिलाओं की सदी। कहा हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं महिलाएं। लोकसभा में 2/3 बहुमत से भी अधिक से नारी शक्ति वंदन बिल पारित कराने के बाद पीएम मोदी ने जताया सभी का आभार। कहा नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण देश को मिलेगी नई ऊंचाई। लोकसभा में चंद्रयान 3 समेत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता पर चर्चा। आज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने की सरकार की होगी कोशिश। राज्यसभा में रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस बिल। कनाडा में एक और खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर। 2 गैंग के झगड़े में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या। सुक्खा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का था बड़ा समर्थक। देश को आज मिली एक और विरासत। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा है ओंकारेश्वर शहर। और कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। कहा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही करेगी दोबारा समीक्षा। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहली खबर, सबसे पहले एजेंडे की, और वो खबर है संसद से, जहां लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को मंजूरी मिलने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा जारी है और उम्मीद है कि वहां से भी इसे मंजूरी मिल जाएगी। तो चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई है कि यह बिल राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस बिल पर शंका जाहिर की है और कहा कि इससे तो महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तमाम किंतु परंतु गिनाने के बावजूद इस बिल का विरोध करने का जोखिम जो है वो कोई भी पार्टी नहीं उठाना चाहती है। सब, लगभग सभी इसका समर्थन कर रहे हैं, पारित करा रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इसे झुंझुना करार दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब झुंझुना ही है तो उनकी पार्टी ने इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया। दरअसल नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी कल दे दी। सिर्फ
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विरोध में वोट दिया था। ऐसे में इस बिल के राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हो जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है और हो सकता है कि ये आज ही पारित हो जाए राज्यसभा में। कल लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसे राजीव गांधी का सपना बताया था, लेकिन उन्होंने इस चर्चा में जातीय जनगणना, कोटे में कोटा, ये सब कुछ जोड़ दिया था। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अभी से यह बिल क्यों नहीं लागू हो सकता, लेकिन कौन सीट आरक्षित हो यह सरकार तय नहीं करती है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कुछ संवैधानिक व्यवस्था होती हैं जिसे संवैधानिक प्रक्रिया में लाना होता है और इस मामले में भी वही होगा। सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना है, लेकिन कौन सी सीट आरक्षित होगी ये तो अर्ध न्यायिक इकाई तय करती है, जेपी नड्डा ने कहा। 3 दशकों के बाद आधी आबादी को अब हक मिलना तो तय लग रहा है, लेकिन खास बात यह है कि तीखी बहस के बावजूद राजनीतिक दल इसे सर्वसम्मति से पारित करा रहे हैं। सभी समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को मंजूरी मिलने के बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा जारी है और उम्मीद है कि यह पारित भी हो जाएगी। तो चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आज केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं। बीजेपी के जो 303 सांसद हैं उनमें से 29% सांसद ओबीसी के हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता तो ओबीसी को गाली देते हैं और माफी भी नहीं मांगते। पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। तो ये जेपी नड्डा ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान खास तौर पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था उसका ये तीखा जवाब, बिल्कुल करारा जवाब जेपी नड्डा ने दिया है। संसद भवन से जुड़ रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषि, कल जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से 454, 2 के मुकाबले 454 वोट से पारित हुआ। आज राज्यसभा में चर्चा जारी है। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या जैसे कल लोकसभा ने एक दिन में चर्चा करके पारित कर दिया, आज भी राज्यसभा में क्या आज ही के दिन इसके पारित हो जाने की उम्मीद है? देखिए लालचंद, जहाँ तक ये जो विधेयक है जो कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला है, एक संविधान संशोधन के जरिए सदन में पेश किया गया और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा इसे पारित कर चुकी है। जहाँ तक बात करें इस विधेयक पर चर्चा की तो हमने देखा कि सुबह 11 बजे के बाद तत्काल इस बिल को चर्चा के लिए ले लिया गया और इस पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले कानून मंत्री ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा और उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस समय अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या इसके आज ही पारित होने की संभावना है, तो इसकी संभावना पूरी आज ही पारित होने की है, क्योंकि जो समय मुकर्रर किया गया है उस समय के हिसाब से तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास से चर्चा समाप्त हो सकती है। हालांकि चेयरमैन ने कहा है कि हम इस मामले में लिबरल हैं कि जो पार्टी के सांसद बोलना चाहते हैं और समय के लिहाज से अगर थोड़ा वो समय ढील दिया जाए तो ज्यादा वो बोल सकते हैं। और खास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस मामले में छूट दी जा सकती है। दूसरी बात एक और उन्होंने रखी चेयरमैन ने कि उन्होंने जो उपसभापति का जो पैनल आज डिक्लेयर किया उसमें सभी महिलाएं थी। ये उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि जब ये महिला आरक्षण बिल जब संसद से पारित हो रहा है, अब हम कह सकते हैं कि अभी संसद से पारित होगा क्योंकि लोकसभा से पारित हो चुका है, अब राज्यसभा में बचा है और जैसे ही इसे राज्यसभा पारित कर देगी ये संसद से पारित हो जाएगा। ठीक है। और जब संसद से जब कोई बिल पारित होता है तो उस समय उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस पर देखेगी कि उस समय जो पीठासीन लोग थे वो महिलाएं ही थी, यानी कि जो नियंत्रण था वो भी महिलाओं के हाथ में था। ऋषि, तो एक खुशनुमा माहौल हमने राज्यसभा में देखा। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि पक्ष विपक्ष भी खुलकर सामने आए। जी ठीक, मैं वही उसी माहौल पर मैं दरअसल आपके पास आ रहा था
कि कल लोकसभा में भी जो चर्चा हुई थी वो भी आपने सुनी होगी, आज राज्यसभा में आप चर्चा सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि दोनों सदनों में समीकरण जो है संख्या बल का वो अलग अलग है, लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। तो मैं वही माहौल आपसे जानना चाह रहा था कि आज आप क्या कुछ अलग माहौल नोटिस कर रहे हैं क्या? आज राजनीतिक दलों उनकी तरफ से संबोधन करने वाले नेताओं की रुख में कुछ आपको अलग लग रहा है क्या? नहीं लालचंद, ये जो रुख है वो सभी विपक्षी दलों ने, हमने जब इस बिल के आने से पहले जब उनसे बातचीत थी तो उन्होंने उस समय ये अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो इस बिल का समर्थन करने जा रहे हैं जी। अब उस बिल का समर्थन करने के बाद जो उनके किंतु परंतु हैं, जैसे कि आप भी बता रहे थे, वो उनकी जारी है। उनका अलग अलग पक्ष है, उनके राजनीतिक मजबूरियां हैं और राजनीतिक उनके नफा नुकसान है, उसका वो कैलकुलेशन करके सदन में अपनी अभिव्यक्ति रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एक मत से इस बात को मान लिया है कि इस बिल को पारित कराना ही उनके हित में है, ये सबसे बड़ी जीत है सत्ता पक्ष के लिए। क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस जब इस बात के लिए ऐसा माहौल या ऐसा कोई पक्ष या ऐसा कोई बिल लेकर आए जिस पर विपक्ष न चाहते हुए भी अगर मजबूर होकर भी अगर समर्थन करे, तो ये ट्रेजरी बेंचेस की बड़ी सफलता है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये जो हाउस का जो मैनेजमेंट है वो कारगर रहा। अब बात करते हैं कि विरोध किस तरीके का है, तो विरोध दो तरीके का है जो विपक्ष रख रहा है। एक तो ये कि इसे तत्काल क्यों नहीं लागू किया जाता, क्योंकि उनका तर्क ये है कि जब हम इस बिल को लेकर आ रहे थे, यानी कि जब ये राज्यसभा से पारित हुआ था और लोकसभा में वो पारित नहीं करा पाए, उनका कहना है कि उस समय ये बिल हम तत्काल लागू करने वाले थे, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि इस बिल में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया। इस पॉइंट पर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो सीधे तौर पर उनको घेर रहे हैं कि जब आपने इसे शामिल नहीं किया था तो इस बिल में जब ये शामिल नहीं है ओबीसी का पक्ष, तो अब आप क्यों रख रहे हैं। इसका कोई भी संतोषजनक जवाब विपक्ष के पास नहीं है। जो पहला आरोप है विपक्ष का, इसे तत्काल लागू किया जाए, इस पर जो बीजेपी के जो नेता हैं जेपी नड्डा, उन्होंने विस्तार से इस पर जानकारी दी और सदन के सामने रखा कि जो आरक्षण या जो रिजर्व सीट की जाती है वो एक डीलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए ही की जाती है। हम अचानक से किसी भी सीट को ये नहीं कह सकते कि ये जो है सीट एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है या फिर महिला के लिए आरक्षित है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है और हम जानते हैं कि चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से इसको तत्काल लागू न करने का जो उनका तर्क है वो उन्होंने अपना रखा सदन में। हालांकि इससे भी विपक्ष सहमत नहीं दिखा। अब बात सहमति की और असहमति की है, तो विपक्ष है तो वो असहमत तो रहेगा ही। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि कम से कम इस बार संसद इतिहास रचने जा रहा है और दोनों सदनों से मुझे लगता है बिना किसी विरोध के राज्यसभा से इसे पारित कर दिया जाएगा। हालांकि लोकसभा में मात्र 2 सांसदों का विरोध देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं कि स्थिति क्या होती है, क्योंकि राजनीति में एक और बात होती है लालचंद, आप भी जानते होंगे कि अंतिम समय में बहुत सारे फैसले होते हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि हर हाल में यह विधेयक पारित होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो बड़ा दल है राज्यसभा में सबसे बड़ा, उसकी तरफ से सहमति मिल गई है। बाकी छोटे दलों का क्या कहना है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सर्वसम्मति अगर नहीं बन पाएगी ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सर्वसम्मति से जब सभी बात कह चुके हैं तो सर्वसम्मति से पारित हो ये सबके हित में। सच्ची बात है, जब सर्वसम्मति से पारित हो तो उसका एक अलग ही आनंद है कि सभी लोग मिलकर उसे पारित कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जोड़ने के लिए, और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा इसी विधेयक पर करेंगे कि तमाम किंतु परंतु भी है, लेकिन सहयोग देकर पारित भी करा रहे हैं सभी दल। तो आखिर ये बीच का जो है द्वंद्व ये क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज।
अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा यही कि जो महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक है उसे पारित तो करा रहे हैं, लेकिन दुविधा क्या क्या है दलों की, इसी पर चर्चा करेंगे। 3 दशकों के बाद देश की आधी आबादी को उनका हक तो मिलने जा रहा है। कह सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं। महिलाओं ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया। संसद में लंबे अरसे के बाद किसी बिल पर लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है। लोकसभा में मिल चुकी है, राज्यसभा में भी मिलने वाली है। आजादी के बाद ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, 35A, GST, ये तमाम जटिल सवालों का हल मोदी सरकार में ही तो ढूंढा गया। इसीलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के महिला आरक्षण के समर्थन के साथ ही किंतु परंतु के नैरेटिव ने उनकी सियासी मजबूरी को सामने ला दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बात कीजिए, वो इसे कांग्रेस का बिल मानती हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण की बात इस बार जोड़ रही है, पहले नहीं जोड़ी थी, इस बार जोड़ रही है। कल लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी सेक्रेटरीज की संख्या का मुद्दा उठा दिया कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं। तो आज राज्यसभा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के 90 में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी वाले मामले पर जवाब दिया है। और बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने पूछा कि यह बताइए कि साल 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे और कहां पर थे, यानी कि जब यूपीए सरकार थी तब कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनजीओ वाले ट्विटर से लीडर नहीं बन सकते, आप बोल कर निकल जाते हैं, ऐसे नहीं चलता। यह जेपी नड्डा ने खासतौर पर राहुल गांधी को लक्षित करके कहा। साथ ही नड्डा ने कहा कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने ही तो दिया है, और आज मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं। बीजेपी के 303 सांसदों में से 29% सांसद ओबीसी हैं। कांग्रेस के जितने सांसद हैं उससे कई गुना तो सिर्फ ओबीसी सांसद हैं बीजेपी के पास, ये जेपी नड्डा ने कहा। दरअसल विपक्षी गठबंधन के सामने महिला आरक्षण बिल एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई। क्यों चुनौती के रूप में खड़ी हुई? क्योंकि उनकी दुविधा सामने आई। जाहिर है कि हर पार्टी इसके पक्ष में खड़ी होती दिखना चाहती है, दिख भी रही है, लेकिन क्रेडिट मोदी सरकार को नहीं देना चाहती है, यही दुविधा है। विपक्षी गठबंधन को महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में बढ़ी हुई सक्रियता का भी एहसास है, और यह भी पता है कि इस दौर में लाभार्थी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक बना है। तो जाहिर है कि विपक्ष इसमें जातीय फॉर्मूला ढूंढने की भी कोशिश कर रहा है। रीजनल पार्टियों का आधार जातीय फॉर्मूले पर टिका है, और यही मजबूरी अब कांग्रेस की भी है। तो महिला आरक्षण पर ये जो विधेयक पर बहस चल रही है, लोकसभा पारित कर चुकी है, राज्यसभा पारित करने वाली है, लेकिन पार्टियां अलग अलग प्रतिक्रिया रख रही हैं। जरा कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया को सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। Elated and extremely grateful to the Honorable Prime Minister for not only helping in creating history, but a solution that women in our country were waiting for decades. What a better way to begin parliamentary innings for any parliamentarian than with the passage of a bill that scores of women were waiting for. It is yet to pass in the Rajya Sabha, I know, but as a Lok Sabha member, I am extremely privileged to have not only viewed history but also participate in the same. जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है, अभी लोकसभा में
अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है, और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है जो महिलाओं ने आज तक का वेट किया है उसका फलित हुआ है, और मोदी जी का पूरा क्रेडिट जाता है। तो हमारे सिकंदर तो मोदी जी हैं ये देश की महिलाओं के लिए। तो आज वो जीते हैं और उन्होंने महिलाओं की जीत में बहुत बड़ी भागीदारी लेकर ये बिल को लाया और पेश किया और पास भी हुआ। ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को, सभी महिलाओं को था, अगर वो बिल लाते हैं तो ये पास जरूर होगा, और मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है। तो मुझे लगता है हमारे सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी का मैंने दिल से धन्यवाद अंदर पार्लियामेंट में भी किया और यहाँ पर भी करती हूँ। बहुत ही हिस्टोरिक डे है कि औरतों को भी बहुमत मिलेगी, वो संसद में आएंगी और मुल्क को और मजबूत करेंगे। तो आज ये खास चर्चा हमारा इसी पर है कि क्या कुछ राजनीतिक दलों नेताओं का रुख है समर्थन के बावजूद, और क्या कुछ दुविधा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत अंबर आपका। और जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी, जिस तरह से कि आज हम अपनी ये रिपोर्ट पर खास चर्चा कर रहे हैं, एक चीज तो दिखाई पड़ रही है, अभी अपने संवाददाता से भी हमने बात की थी कि राज्यसभा में भी लगता है पारित तो हो जाएगी, लेकिन ये जो पारित कराने और किंतु परंतु के बीच की खाई है, इसमें क्या ढूंढा जा रहा है? वो कौन सी बात है जो ढूंढने की कोशिश कई पार्टियां कर रही हैं? कुछ जातीय फॉर्मूला, कोई कास्ट सेंसस की बात कर रहा है, किसी को ओबीसी को आरक्षण देने की बात याद आ रही है। आज तक संसद में तो ओबीसी को आरक्षण है नहीं, पुरुषों या महिलाओं को, लेकिन जब महिलाओं के आरक्षण की बिल आती है तब कोटा विद इन कोटा की बात सामने आती है। तो वो क्या ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढने की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ढूंढ रहे हैं विनोद जी? लालजी, जैसा कि आपने पूछा, अभी जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे पार्लियामेंट से, तो जो सर्वसम्मति से बात कर रहे थे कि राज्यसभा में पास होने की उम्मीद है, वो बात सही है। क्योंकि आप ये देखिए कि लोकसभा में जब ये बिल कल उसकी मंजूरी मिली थी तो उसमें सिर्फ 2 सांसद थे, असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का, सिर्फ उन्होंने, दोनों लोगों ने वोट इसके अगेंस्ट में दिया था, बाकी सारे की सारी पार्टियों ने इसके समर्थन में वोट किया था। तो उसको भी आप लगभग समर्थन ही कह सकते हैं कि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे कल के इसमें मतदान में, जो डिवीजन हुआ था उसमें। जी। तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि यही सर्वसम्मति की बात आज आप करेंगे अगर राज्यसभा में, तो ओवैसी साहब के कोई भी पार्टी के कोई सदस्य राज्यसभा में नहीं है। तो ये बात तय है कि आज जो वहाँ पे वोटिंग होगी तो ये बात सर्वसम्मति से राज्यसभा से इस बिल का पास होना तय है। रही बात है कि जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि इसमें पेच क्या है और इसमें जो दिक्कत है अपोजिशन के जो पार्टीज है या इंडिया गठबंधन के जो पार्टीज है उसमें दिक्कत क्या है, तो ये बात आप अपनी रिपोर्ट में इस बात को बता रहे थे कि आखिर ये सर्वसम्मति से बिल पास होना अपने संसदीय इतिहास में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है लाल जी। और जब आप ये कभी सोशल मीडिया पे ये टैगलाइन चला था, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये बात अगर आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता या देश की महिला ये इस बात को कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये चीजें सब संसद में सर्वसम्मति से इस बिल को पास करते हुए आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच में हकीकत भी है। क्योंकि आप इस देखिए कि पिछले 10 साल में जितने भी ऐसे बड़े मसले थे जो संविधान और संसद के बीच में ये आना था, प्रक्रिया में आना था, उस सारे मसले को जो हल करने में लगभग काफी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको समर्थन करते हुए दिखा। जैसे कि आप देख लीजिए आर्टिकल 370 का मामला हो, 35 के मामला हो, जीएसटी का मामला हो, अगर ये संसद ने इस चर्चा में एक क्रेडिट बनाया कि लगभग सर्वसम्मति से इसको पास किया है, तो आप कह सकते हैं कि ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और संसद की भी बड़ी उपलब्धि है कि इन सारे जटिल समस्याओं को लेके सबने अपने अपने तरीके से उसकी स्वीकृति दी है। तो अब आज की तारीख में तो आप जरूर कह सकते हैं कि देश का जनमानस जो है उसको समझते हुए हमारे राज्य के जो नेतृत्व है, राज्य के हमारे नेता जो राजनेता हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा है कि ये आज की जरूरत है।
आज की ज़रूरत है, ये बात समझते हुए भी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि स्पेशल सेशन में जो नए संसद भवन में और पहला बिल और पहले बिल में महिला आरक्षण को आना, जो 30 साल से अभी तक लटकता भटकता अटकता रहा है, तो ये क्रेडिट कहीं पीएम मोदी के खाते में न चला जाए, इसलिए ये सारी चीजें उसमें किंतु परंतु है। अब इस किंतु परंतु के बीच में आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी और सोनिया जी की तरफ से जब इसमें ओबीसी की बात आती है तो एक अपने आप में एक हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल। जैसे कल राहुल गांधी ने जब ये अपना महिला आरक्षण के पे बात करते हुए, चर्चा में भाग लेते हुए, जब उन्होंने सेक्रेटरीज की बात की चर्चा की कि 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, तो आज कल ही उनको शायद अमित मालवीय ने जवाब दिया था कि भाई आप ये बताइए कि 4 स्टेट में आपके कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट है, वहां 4 स्टेट में आप बता दिए किस स्टेट में आपके चीफ सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। और रही बात जो कंपैरिजन करके आज जेपी नड्डा ने दिखाया, कल अमित शाह में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में लोकसभा में बताया था, तो ये चीजें हास्यास्पद इसलिए लगता है कि आपका तर्क नहीं ठहरता है, आप इसमें जल्दीबाजी करते हुए दिखते हैं कि आपको लगता है कि हमारे इसमें अगर कोई मुद्दा नहीं है तो हम इस एक मुद्दे को लेके कम से कम ये क्रेडिट ले लें कि हमने एक कोशिश की थी। लालचंद जी ठीक, लौटता हूं आपके पास और मैं अंबर के पास आऊंगा। अंबर निश्चित रूप से इस बिल के पारित होने का पूरा स्वागत करेंगी, क्रेडिट भी देंगी निश्चित रूप से, लेकिन मैं पहले जयशंकर सर आपके पास आ रहा हूं एक मुद्दे को लेकर जिसको विनोद जी ने भी उठाया है। एक बात बताइए, जिस समय की जयशंकर सर सोनिया गांधी से आज से कुछ साल पहले पूछा गया था जब यूपीए की सरकार थी कि भाई आप इसमें कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं ला रहे हैं, तो सोनिया गांधी का जवाब था जयशंकर सर कि जिनको ओबीसी को अपना देना होगा वो अपनी पार्टियों में दें, ज्यादा से ज्यादा दें, उनको रोका किसने है, वो ज्यादा संख्या में ओबीसी कैंडिडेट खड़ा करें। आज सोनिया गांधी जी को जातिगत जनगणना भी याद आ रही है, ओबीसी का कोटा भी याद आ रहा है, ऐसा क्यों जयशंकर सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये सोनिया गांधी को सोचना होगा और दूसरा ये है कि ये सभी दलों को सोचना होगा। हाँ। ये काम तो सभी दल कर सकते थे। भाई आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार जब चुनते हैं तो उसमें अधिकतम महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे इवन कम्युनिस्ट लोग हैं। मतलब 33% की बातें तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर किसी भी दल ने एक बार, यही जो अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि साहब हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 50% टिकट देंगे, उस समय उनको उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहे थे और जो मिले उसमें से अधिकतर की जमानत जब्त हो गई। तो असल बात क्या है कि आप राजनीति में महिलाओं को पहले से तैयार नहीं करते हैं। अगर आप उचित प्रतिनिधित्व देना शुरू कर देंगे विभिन्न कमेटियों में नीचे से ऊपर तक, आज देखिए ना भारतीय जनता पार्टी डिंग हाँक रही है। अभी जैसे उन्होंने अमित मालवीय जी ने सवाल कर दिया कि साहब आप केंद्र सरकार में कह रहे हैं कि कितने सचिव हैं, तो 3 सचिव हैं सिर्फ, तो आपके 4 राज्य हैं जहां आपकी सरकार है, तो वहां पे कितने सचिव हैं? तो 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित मालवीय जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में कितने सचिव ओबीसी हैं। ये तो राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, इसीलिए उन्होंने जवाब दिया। वही कह रहा हूँ कि मैं आरोप प्रत्यारोप, देखिए अगर हमारे घर शीशे के हैं तो फिर दूसरों पे हम उछाल नहीं सकते। यही कांग्रेस को भी यही चीज, कांग्रेस को भी नड्डा और अमित मालवीय राहुल गांधी के लिए यही कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप है तो आपको भी बताना पड़ेगा ना आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हैं। तो एक तो ये बातें हैं, इसलिए इसमें नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ऐतिहासिक क्षण है ये। नई संसद का जो पहला विधेयक पास हो रहा है वो महिला आरक्षण विधेयक है। ये तो बिल्कुल साफ है ना कि ओबीसी सेक्रेटरी की संख्या उठा करके राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक के दौरान बेसुरा राग और बिना मतलब का राग छेड़ दिया, जिस पर अब वो लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं मैं अंबर जैदी का रुख करता हूं। अंबर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप तो चर्चा में जुड़ती रही हैं, ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ कानून रहा हो, आप ये महिलाओं को, आधी आबादी को हक देने वाला ये बिल है, एक महिला के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप काफी मुखर रही हैं और मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि आज देश की महिला क्या महसूस कर रही है, देश की महिला को क्या लग रहा है। 2 तरह की नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, कुछ पार्टियां ये नैरेटिव गढ़ रही हैं कि भाई इसमें कोटा में कोटा नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, 3 दशक तक इंतजार चला लेकिन आखिरकार
अब महिलाओं को उनका हक देने का समय आ गया है और ये काम हो रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो हम लैंगिक न्याय की बात करते हैं तो ये एक जो बिल है ये उस और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम है। आज जी दौर में जब हम बात करते हैं तो बात अलग है, लेकिन जो उनका अधिकार है पहले वो मिल जाए, फिर हम आगे बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को अब तक उनके जो बेसिक अधिकार है वो ही नहीं मिले हैं। उसके लिए हम आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं हर फील्ड में है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो भारत में अब आज भी 15% ही महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम उसमें बात करते हैं राजनीति में। इसको और बढ़ने की जरूरत है ताकि और महिलाओं को प्रेरणा मिले, महिलाएं दूसरी महिलाओं को आगे आने का मौका दें और सलाहियतें और जिसकी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से उनको मौके दिए जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कि डमी कैंडिडेट्स को लेकर एक ट्रेंड होता था कि अगर कोई महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है तो डमी कैंडिडेट, किसी की पत्नी, किसी की बहन और बेटी, और इस तरह के जो ट्रेंड से मुझे लगता है एक्टिव कैंडिडेट्स एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरे तो ये महिलाओं के लिए और मुझे लगता है देश के लिए भी एक बहुत खूबसूरत बात होगी। हालांकि आज भी बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में है, महिला जो नेत्रियां रही हैं, लेकिन आगे भी और महिलाओं को मौके मिले, ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात होगी। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग समय पे और नियत पे सवाल उठा रहे हैं कि हमें नियत पर शंका है। नियत पर शंका किस तरह से कर सकते हैं कि हम 10 साल अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, महिलाओं को लेकर जो बड़े बड़े इनफैक्ट पूरे देश को लेकर अगर हम बात करें, जिन मसलों को लेकर लोग चर्चा करना या ये ही सोचते थे कि ये शायद हमारी जो जिंदगी है उसमें हम उनको पूरा होते नहीं देखेंगे, चाहे 370 है, चाहे राम मंदिर है, ट्रिपल तलाक है, इस तरह के बड़े बड़े मसले हमारे जीवन काल में सुलझ गए हैं। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, यहाँ तक कि महिला आरक्षण बिल है वो 2014 2019 दोनों ही मैनिफेस्टो में बीजेपी के शामिल रहा। तो ये अपने आप में जो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, जो कहा यानी उसको बीजेपी ने आखिरकार पूरा कर दिखाया। ठीक है, ठीक, लौटता हूं। पूरी होती हुई है और इससे मुझे लगता है महिलाओं में और विश्वास जो अभी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है वो और बढ़ेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है 2024 में ये उनके लिए सच बात है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, उस दिशा में बड़ा ठोस कदम इसे कहा जा सकता है। विनोद जी, जो बात यह है कि आखिर देखिए सभी पार्टियां समर्थन तो कर रही हैं, लेकिन तमाम किंतु परंतु है, जातीय फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश हो रही है। अभी सोनिया गांधी जी का जो रुख था उस पर मैंने सवाल पूछा जयशंकर सर से, ऐसा ही रुख जो है कई पार्टियों को रहा है, कई पार्टियों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां इस बात को मिस कर रही हैं कि ओबीसी आरक्षण की यह चर्चा नहीं है, ये महिलाओं के आरक्षण की चर्चा है। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपको ओबीसी को आरक्षण देना है, जैसे आपने सरकारी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मंडल कमीशन के तहत दिया ना ओबीसी को आरक्षण, उसी तरह से अगर आपको संसद में, लोकसभा में और विधानसभाओं में देना है तो उस पर अलग से बात कीजिए। यह महिला आरक्षण है। कहीं ना कहीं यहां पर इस पॉइंट को कुछ पार्टियां मिस कर रही हैं या राजनीति कर रही हैं। विनोद जी। लाल जी, मैं जयशंकर जी का ही कल उन्होंने बहुत सही एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये बात कही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी संगठन को आप देखिए कि अगर वो संगठन में अपने इस बात के लिए ईमानदार हैं कि महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ ओबीसी की भागीदारी के प्रति अगर ईमानदार हैं तो कम से कम उनके पॉलिटिकल फोरम में और पॉलिटिकल पार्टी के अपने संगठन में इस चीज़ को करके दिखाना होता है। तो रही बात जबकि आप जब सवाल आज कह रहे हैं तो उसके सवाल में आप ये देखिए कि जब ये कांग्रेस पार्टी के आज भी जो राज्यसभा में भी अपनी चर्चा में भाग ले रहे हैं तो उनका मुद्दा वही है। तो एक मीन्स की आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की एक मजबूरी है, जो मजबूरी के कारण कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं रीजनल पार्टीज के साथ साथ अपने उसको जातीय जनगणना के साथ में और वो ओबीसी का कार्ड अपना खेलने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो अपने डेटा से एक्सपोज होती हुई दिखती है। एक्सपोज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जो बात कह रहे हैं उस तर्क में आप में दम नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी के CWC का आप हमसे बेहतर जानते हैं जयशंकर जी, वो बताएंगे आपको कि उन्होंने नॉमिनेट किया 84 सदस्य जो है, काफ़ी दिनों के बाद CWC का ये गठन हुआ है। आप उसमें देख लीजिए अभी कि उसमें CWC में OBC कोटे से कितने लोग आते हैं।
आपको 14 से 15 नाम मैं कह सकता हूं, मैं दावे के नहीं कह सकता हूं, लेकिन 14 से 15 नाम आपको ढूंढते नहीं मिलेंगे। ये संगठन का आपका है। आप राज्यों के बारे में आप देखिए, जो जयशंकर जी कह रहे थे कि आप बीजेपी रूल स्टेट में ढूंढ लीजिए, मैं जयशंकर जी को थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूं कि अभी बीजेपी रूल स्टेट में अगर आप देखिए कि मैक्सिमम स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है वो ओबीसी कोटे से है, ओबीसी के लगभग समाज से है। बीजेपी ने अभी इस दौर में कम से कम 64 चीफ मिनिस्टर ओबीसी समाज से दिया है, उसी कम्युनिटी से दिया है। तो सरकार का मतलब, अगर राहुल गांधी समझते हैं कि सिस्टम का मतलब सेक्रेटरी होता है, तो उनकी समझ है, जो कल अमित साहब बता भी रहे थे। लेकिन अगर सरकार का मतलब वहाँ कैबिनेट का मतलब होता है, प्रधानमंत्री का मतलब होता है, तो आप उसमें देखिए कि उसकी कितनी भागीदारी है। तो इस मामले में बिल्कुल उनका खोखला है उनका दावा और वो सारी चीजें नैरेटिव। रही बात कि अब जब बात कर रहे थे, जयशंकर जी ने एक चीज पॉइंट उठाया था कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वहां दिया था यूपी में, लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन जयशंकर जी यही नारा प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में भी दिया था, लेकिन एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। जो वहां जीतने वाले कैंडिडेट थे, कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। आ रहा हूं अंबर, आपके पास आ रहा हूं। कैंडिडेट का जहां जहां पे सवाल उठता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने में, वो इस तरह से इग्नोर करते रहे। लेकिन जयशंकर जी इस बात को बेहतर समझते हैं कि रीजनल पार्टीज में जो जातीय एक कंपल्सन है, उनको लग रहा है इस चीज से कि कहीं इस मामले में उसी जातीय में अगर महिलाओं को देना पड़ा, तो जातीय समीकरण में जो उनका एक मसल्स पावर वाला, वो जो बाहुबली वाला एक समीकरण बैठता है राज्यों में, बिहार यूपी में, इन जगहों में, वो शायद फिट नहीं बैठेगा। और इसी कारण से हर लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से उसमें एक संशोधन लाते हैं और उस संशोधन में कहीं न कहीं वो कास्ट फैक्टर को फिट करना चाहते हैं। ठीक लाल जी, ये अंबर कुछ कहना चाह रही थी। अंबर आप जोड़ लीजिए, फिर जयशंकर सर के पास में जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ लालचंद जी, ठीक है, जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात आती है, यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने 50% महिलाओं को टिकट दिए, जहां पर उनको कैंडिडेट्स भी नहीं मिले थे और पता नहीं कहां से खोज के उन्होंने टिकट्स दिए। लेकिन उसके बाद कर्नाटक और हम हिमाचल की बात करें, जहां पर उनकी दावेदारी पक्की थी, वहां पर किसी भी महिला को उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो वो साफ तौर से मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ जहां आपको पता है कि नहीं जीतने वाले, तो अपने एक टोकन या स्टैंप के तौर पर महिलाओं को टिकट दे दिए। लेकिन जहां पे जीतने की आपकी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत थी और जीते भी, वहां पे आपने महिलाओं को पूछा नहीं। तो ये सिर्फ मात्र दिखाने के लिए ही आपने महिलाओं का इस्तेमाल किया और वो एक इस तरह से अपनी गोटी फेंकी कि शायद हम दिख जाएंगे कि हम बहुत महिला हितैषी हैं, जो कि नहीं है। आपने संगठन के रूप में बात करें या फिर और प्रदेश जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां पर आपने महिलाओं को कितने पद दिए हुए हैं या महिला अधिकार के लिए कितने आपने कदम उठाए हैं, वो सब सामने है। जी ठीक है, यहीं पर मैं एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि इस बात की चर्चा हुई कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो जिस लड़की को पोस्टर गर्ल बनाया था उसी ने बाद में आरोप लगाया था कि उसी को टिकट नहीं दिया गया। मुझे याद आ गया अभी, है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प था। ठीक है जयशंकर सर, देखिए ये तमाम चीजें हैं, हम जानते हैं कि पार्टियां हैं तो राजनीति तो करेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस आधार पर महिला आरक्षण विधेयक को 3 दशक तक लटकाया गया, जो कारण बताकर आज ये बिल निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर से उसी मुद्दे को पार्टियां ढूंढ रही हैं, यानी जातीय फॉर्मूले को राजनीतिक मजबूरी के तहत ढूंढ रही हैं। जयशंकर सर, नहीं, ये इशू तो रहेगा, ये इशू तो रहेगा। देखिए मैंने जैसे कल भी कहा था, ये बात हो रही थी कि सबसे मुखर आवाज किसी की उभर के आई है अभी तक, तो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का, उन्होंने अभी भी बयान दिया कि हम इसका खुल करके पुरजोर विरोध करेंगे। अगर विधेयक पारित हो गया, कानून बन गया, तो भी इसका विरोध करेंगे कि उनका भी उस समय था। अच्छा, सभी राजनीतिक दल ये तो मानते ही हैं कि महिला आरक्षण विधेयक होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोटा विदिन कोटा वाली जो बात है, कल भी आपने देखा होगा कि लोकसभा में बाकी दलों के नेता भी, जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। हालांकि जब मतदान की बात आई तो सारे लोगों ने मतदान किया, कोई ये अपयश नहीं लेना चाहता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक के हम विरुद्ध खड़े थे। दूसरी बात, एक चीज जो विनोद ने अभी कहा, देखिए एक फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। हमारे मित्र हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा था, हो सकता है ये आईटी सेल ने चलाया हो, किसने चलाया हो मालूम नहीं है, क्या लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के 64 या 67 मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें से 27 मुख्यमंत्री ओबीसी थे। अच्छा, हमने उनको चैलेंज किया, हमने कहा कि आप उनके नाम बता दीजिए कि 27 मुख्यमंत्री कौन कौन थे, और अभी जो मुख्यमंत्री, जैसे अभी भी विनोद जी ने कहा कि अभी उसके अधिकतर मुख्यमंत्री
ओबीसी समाज से हैं। मैं एक बार फिर चुनौती देकर पूछना चाहता हूं कि 11 मुख्यमंत्रियों के नाम हम लोग गिन ले। ठीक है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के पुष्कर धामी से लेकर के मनोहर खट्टर हैं, ये प्रमोद सावंत हैं, ये सारे नाम जोड़, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, ये सारे नाम निकाल लीजिए तो इसमें से कितने हैं ओबीसी हैं? और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कितने ओबीसी हैं, कितनी महिलाएं हैं? मैंने उस बार भी कहा था, बल्कि जब हम लोग वहाँ विजय चौक से प्रोग्राम कर रहे थे तो भाजपा की एक प्रवक्ता ने कहा कि एक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम सभी दलों पे देखिए, हमने उस दिन ये भी कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने हैं, 33% है क्या? ये सभी दलों के हमने, हमारा किसी एक दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, स्वैच्छिक है, वहाँ बाध्यता नहीं है ना? इसीलिए सभी तो दलों की बात नहीं, इसीलिए तो ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके पास वही है कि सांसद की पत्नी चुनाव लड़ेगी, अगर पता लगा कि। एक दूसरी बात ये मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए 10 मुख्यमंत्री में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हो, तो अब क्या हम उसमें 9 मुख्यमंत्री ओबीसी के तौर पर तो नहीं ढूंढने लगेंगे? नहीं, 3 भी कहाँ हैं? अगर मान लीजिए है किसी पार्टी की। लालचंद जी, हम यही तो पूछ रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? विनोद जी शायद इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। था अभी जयशंकर जी का एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। जयशंकर जी, मैं उनका उस बात को तो जवाब देता नहीं सकता हूँ कि, लेकिन मैं सिर्फ उनको एक सलाह दे रहा हूँ कि अपने चीज़ों को उनके सामने में रख रहा हूँ। जरूर कि जयशंकर जी जिस बात को उठा रहे थे अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में, आप जयशंकर जी को भी बताइए कि बीजेपी रूल जितने स्टेट हैं उसमें जो 2-3 लोगों का वो नाम लिया है, उसके साथ साथ आप ये रिकॉर्ड देखिए, डेटा है, बीजेपी ने अभी तक 62 ओबीसी को समाज से चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप उसमें आप कल्याण सिंह से एक बार मुझे कहने दीजिए, 62 उसी के साथ में अगर आप डेटा देखिएगा कांग्रेस की तरफ से, तो आपको 11 या 12 मिलेंगे चीफ मिनिस्टर। अभी यूपी में देख लीजिए जयशंकर जी, आपके सामने में वर्तमान में चीफ मिनिस्टर उनके ये आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, आप उसमें कैबिनेट मिनिस्टर से राज्य मंत्री तक में आप ये देख लिए, सबसे ज्यादा वहाँ ओबीसी की तादाद है, उसके बाद दलित है, उसके बाद जो है उसमें सामान्य कैंडिडेट और महिलाओं के आता है। तो ये चीज नैरेटिव अलग बात है। मैं दूसरी बात इसमें कह रहा था, इस बहस का अंत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक बार जब खुल गया ये सीधे हम आ चुके, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हम ये कास्ट फैक्टर को इतना इसमें नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये कर रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टियों को, बीजेपी को छोड़ के, एनडीए के इसमें छोड़ के, सबकी जो आशंका है 3 चीजों को लेके, और वही चीज को बार बार उठाते हैं। ठीक है। और उसमें उठाते समय में उसने संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको एक तरह से इग्नोर करते हैं। माननीय सांसद हैं, संविधान की प्रक्रिया हम लोगों से ज्यादा मालूम है, तो क्या उनको ये पता है कि जब डिलिमिटेशन के बगैर वहां सीटों का ये हो नहीं सकता, तो ये सवाल क्यों उठाते हैं कि ये अभी क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है वो भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा सवाल जो जयशंकर जी अभी कह रहे थे, वही सवाल वो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें ओबीसी कोटा के अंदर कोटा क्यों नहीं हो? तो ये सवाल भी बनता है, क्या संवैधानिक प्रक्रिया में लोकसभा के लिए कभी भी ओबीसी के लिए अलग कोटा बना था? मैंने पूछा अगर वो ये नहीं बना है तो फिर इसमें क्यों आप कोटा के अंदर कोटा ढूंढ रहे हैं? समय ये बात क्यों उठा कोटा के लालजी कोटा के महिलाओं के लिए भी कहा था पहले, किसके लिए? ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं था, महिलाओं के लिए क्या हो रहा है? अब महिलाओं के लिए जब हो रहा है तो उसके साथ ओबीसी को मिक्स ना किया जाए, ओबीसी के लिए व्यवस्था करनी अलग से कीजिए। और आप इसका ड्राफ्ट देखिए तो जो शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसमें कोटा है, तो जाहिर सी बात है उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, लेकिन सीटें कब का कौन सीटें आरक्षित होगी, ये सीटें तो ये तय करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। क्या कोई सरकार आज तक कोई सीट तय किया है कि ये सीटें जो है रिजर्व सीट है और ये सीटें जनरल सीट है? अंबर शायद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़िए जल्दी से अंबर। जी, मैं यही कह रही थी, जो अभी विनोद जी भी कह रहे हैं कि कल अमित शाह जी ने भी इस बात को एड्रेस किया, जब क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, उन सारी सवालों को जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी में चुनकर सांसद आते हैं और तीनों ही कैटेगरी में महिलाओं को आप वहां पर आप दे सकते हैं आरक्षण। तो अलग से ओबीसी अगर सामान्य अगर हम की बात करते हैं तो ओबीसी भी सामान्य में आते हैं, आरक्षण उनको किसी तरह का आरक्षण नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर भी हमें महिलाओं को आगे, सभी जो भी संगठन है, पार्टी है, उनमें आगे लाने की जरूरत है। देखिए, ये तो कोटा लागू मैं वही कह रहा था कि स्वेच्छा और बाध्यता में अंतर होती है, चाहिए वाला और लाना होगा, इस दोनों में अंतर होता है, और बिल इसी के लिए लाया जाता है, कानून इसी के लिए बनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज समय की अभी फिलहाल कमी है। शुक्रिया अमर जुड़ने के लिए, शुक्रिया जयशंकर सर जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की।
चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स फ्रॉम यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब एक और बड़ी खबर, और वो खबर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कनाडा में एक और खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर है। दो गैंग के झगड़े में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ये कनाडा से खबर आ रही है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा को मनीतोबा प्रांत के विनिपेग में मार गिराया। सुक्खा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक हुआ करता था। सुक्खा दुनेके का असली नाम सुखदूल सिंह था, जो 2017 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजाब से कनाडा भाग निकला था और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुक्खा कनाडा से वो भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देता रहता था। सुक्खा पंजाब के मोगा जिले के दविंदर बम्बिहा गिरोह का हिस्सा था और उसके खिलाफ 20 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के मामले भी हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा के सर्रे में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध में तनाव आ गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिया था बेतुका बयान। आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। बिना किसी सबूत के ये बयान दे दिया था। पंजाब के खतरनाक क्रिमिनल्स का सेफ हेवन बना हुआ है कनाडा। भारत में अपराध करते हैं और अपराधी कनाडा भाग जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर का ही एग्जाम्पल लीजिए। भारत का भगोड़ा अपराधी था, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद कनाडा ने उसे तुरंत अपना नागरिक बना लिया था। इस बीच एनआईए ने कनाडा में छुपे गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब में अपने अभियान को तेज कर दिया है। एनआईए और पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। उधर कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद का महिमामंडन करने की आलोचना की है। और इधर भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम ले लिया, बड़ा फैसला उठा लिया। अगले आदेश तक कनाडा से भारत के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी भारत सरकार ने। क्या कुछ कहा है भारत जाने की धमकी पर भारतवंशी कनाडियाई सांसद चंद्र आर्य ने चिंता व्यक्त करते हुए। आर्य ने कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया है। Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples. Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से, और साथ में हमारे साथ अतुल अनेजा, एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव एंड एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स के। बहुत बहुत स्वागत अतुल सर आपका। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये एक और वहां पर जो एक और खालिस्तान समर्थक है अपराधी, उसकी गैंग वॉर में हत्या हो गई है। ऐसे में
जिस तरह के कदम कनाडा सरकार को उठाना चाहिए, लगता है जस्टिन ट्रूडो अपने घर में बुरी तरह से विफल हैं और राजनीतिक मजबूरी के चलते बेतुका उल्टा पुल्टा बयान देकर भारत के साथ संबंधों को इतना खराब कर लिया है कि भारत सरकार को वहां से वीजा तक रद्द करना पड़ा। अतुल सर, देखिए, जो आपने बात कही है कि एक डोमेस्टिक कंसिडरेशंस है ट्रूडो सरकार के लिए। ट्रूडो सरकार डिपेंडेंट है एक पार्टी जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। जी जी। अब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के 24 सदस्य हैं और अगर वो समर्थन नहीं देती ट्रूडो सरकार को तो वो ट्रूडो सरकार गिर सकती है। इसलिए लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे कौन है ये जानना जरूरी है। एनडीपी के पीछे है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह आउट एंड आउट प्रो खालिस्तान व्यक्ति हैं और अभी जब अमृतपाल सिंह के बारे में जब यहाँ पर अरेस्ट वगैरह की बात हो रही थी तब भी जगमीत सिंह ने सपोर्ट किया था अमृतपाल सिंह को और भारत सरकार के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे। जी। तो इस तरह से अब ये जो जगमीत सिंह की पार्टी और ट्रूडो के बीच में साठगांठ है, इसकी वजह से ट्रूडो सरकार जो है वो कोई बैठ के जो है वो अब अपना काम चला रहे हैं। और जिस तरीके की गैंग वॉर्स जो पंजाब में हो रही थी अब वो हम कनाडा में भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा अतुल जी ने कि एक वोट बैंक के तहत जो है शायद उनकी मजबूरी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे, बट वो क्या ब्रू कर रहे हैं, क्या इसके जो रेपरकशंस होंगे वो बहुत बुरे हो सकते हैं। क्योंकि जो खालिस्तानी है वो जिस तरीके से पंजाब हमने देखा पहले टेररिज्म कितनी बुरी तरीके से पंजाब में फैला हुआ था, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है पंजाब में इस वक्त। भारत सरकार जो है वो इस तरीके की किसी भी मूवमेंट को जो है बढ़ावा नहीं देती है और उसके ऊपर पूरा एक कंट्रोल रखा हुआ है। इसी वजह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कनाडा में बैठ के ये सारे गैंगस्टर्स जो हैं अब काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पे भी देखें तो उनकी आपस में ही जो झगड़े हो रहे हैं उसके तहत और इसके ये अगर लॉन्ग रन में देखें तो इसका नुकसान जो है ना ही सिर्फ भारत को बल्कि कनाडा को भी बिल्कुल होगा। अतुल सर, जिस तरह से हमने देखा है कि कई दशकों पुराना यह मामला है, कनाडा ने ये इस तरह का काम कई दशकों से किया है और जस्टिन ट्रूडो के फादर ने भी ये काम किया था वहां पर भगोड़ों को और अपराधियों को संरक्षण देने का, और जस्टिन ट्रूडो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब भारत की तरफ से ये कड़ा संदेश दिया गया है कि ये सब अब चलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है ये मामला कहां तक जाने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, भारत में अब आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस जी, और सिर्फ ये पहले हमारा कश्मीर का मामला होता था वहां पर कार्रवाई, लेकिन अब जो है क्योंकि भारत भी एक तरह से रीजनल पावर भी आ रहा है, G20 हमने देखा कि किस तरह से एक तरह से लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ भी है, तो ये मैसेज सारे देशों को, चाहे वो G7 के देश हो चाहे कोई और देश हो, वो बहुत बड़ा संदेश किया है कि हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे जी। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो टेररिज्म को, क्योंकि एसेंशियली जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, बयान दिया है, एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं आतंकवादियों। बिल्कुल। तो एक तरह से आप एक टेररिस्ट स्टेट बन रहे हो क्या, ये सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि आप जो समर्थन कर रहे हो टेररिस्ट का, तो एक तरह से भारत का मैसेज जो जीरो टॉलरेंस का है वो सब देशों पे जा रहा है और कनाडा पे खासकर जा रहा है कि ये नहीं चलेगा। ठीक, फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अतुल सर, साथ में आकांक्षा आपका भी, समय की कमी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर एक अच्छी खबर। देश को आज एक और विरासत मिली है, और यह विरासत कौन सी है? खास विरासत है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है यह अनावरण। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा है ओंकारेश्वर शहर, और मंदिरों के इस शहर में शंकराचार्य की यह प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की बहुधातु से निर्मित एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया और अद्वैत लोक का शिलान्यास भी किया। एकात्मकता के प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा में आदि शंकराचार्य जी बाल रूप में नजर आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी संतों के साथ परिक्रमा भी की। दरअसल ओंकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि भी है।
यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और इसीलिए ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक करने में केरल के सन्यासी आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य के एकात्मवाद को बताया वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र। अजय मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। अजय, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं विरासत के साथ विकास, तो विरासत की जो लंबी सूची है, विरासत को जो महिमा देने का काम हो रहा है, उसमें एक और बड़ा नाम इस 108 फुट के आदि शंकराचार्य की मूर्ति के साथ जुड़ गया। देखिए लालचंद जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष का हृदय है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही नर्मदा नदी के तट पर ये विशाल मूर्ति जो है आज राष्ट्र को समर्पित की गई है। और जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी मूर्ति है और एकात्म उसका संदेश देती है। एकात्म जो दर्शन है भगवान शंकर भगवत पाद का, ये भगवान शंकर की गुरु भूमि है, ये उनकी कर्म भूमि है और यहाँ से जो एकात्म दर्शन का जो संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, साथ ही साथ ये समझने की बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है विश्व स्तर पर ओंकारेश्वर में जो तीर्थयात्री हैं उनको और भी ज़्यादा आकर्षित करेगी। और जिस तरह से आपने कहा कि विरासत और विकास एक साथ इस सरकार की एक काफ़ी नीतियों का केंद्र रही है, तो स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको एक बड़े धरोहर के रूप